हाँ, अब हम आपको भारतीय शासन इंडियन एविडेंस एक्ट में फैक्ट इन इशू इंडियन एक्ट 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू हिंदी में क्या बोलते हैं? विवादक तथ्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? विवादक तथ्य। विवादक सारांश में जिस विषय का विवाद का विषय क्या है, फैक्ट इन इशू मतलब विवाद का विषय क्या है। ठीक, सिंपली भाषा साधारण सी भाषा में फैक्ट इन इशू का मतलब होता है विवाद का विषय क्या है। ठीक ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी पे सब ठीक है, इसी पे सारा एविडेंस डाउन होता है कि जो भी आप तथ्य देंगे, जो भी साक्ष्य देंगे, इस फैक्ट इन इशू से रिलेवेंट है कि नहीं रिलेवेंट है, ग्राह्य है, एडमिसिबल है, नॉन एडमिसिबल है, इसी पर चेकआउट होगा कि इससे रिलेटेड है नहीं रिलेटेड है, रिलेटेड है एडमिसिबल है नहीं एडमिसिबल है। इसी से ये जान लीजिए, इसी ट्रायल का रीढ़ में दर्ज होती है, रीढ़, इसी से सब मामला ग्राउंड होता रहता है। ठीक है, ये विवादक तथ्य ये, ठीक ना? हाँ, तो इसको फैक्ट इन इशू कहते हैं। न्यायालय क्या करता है? वादी ने एक तथ्य का प्रख्यान किया, क्या? वादी ने तथ्य का प्रख्यान किया, वादी ने एक वाद लाया प्रतिवादी के खिलाफ, एक तथ्य के तहत वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ वाद लाया, प्रतिवादी उपस्थित हुआ और प्रतिवादी आया, न्यायालय में उपस्थित हुआ, उसने वादी के द्वारा कहे गए, लिखे गए, व्यक्त किए गए कथनों का प्रत्याख्यान किया, इनकार किया और उनको स्पष्टीकरण दिया, अदरवाइज दूसरी तरह से उनका स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक, तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट जिन तथ्यों को वादी कहता है, प्रतिवादी इनकार करता है और जिस रूप में कहता है उसी दोनों देख करके एक फैक्ट इन इशू बनाता है। क्या है ये तथ्य कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये, तो अब ये निश्चित होगा कि किन आधार पर ये निश्चित होगा कि इनका कथन सही है, इनका कथन सही है, कि प्रामा फेसाई केस प्रथम दृष्टया मामला अपने मामले को ये सिद्ध कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक ना? हाँ, इसीलिए ये फैक्ट इन इशू फ्रेम कर, ये सिविल में भी होता है और क्रिमिनल में भी होता है। सिविल में आप जब दावा दाखिल करते हैं, दावा दाखिल किए, इशू नोटिस हुई, इशू नोटिस होने के बाद प्रतिवादी हाजिर हुआ, उसने WS दाखिल किया, WS दाखिल करने के बाद कोर्ट अब देखती है किन किन मुद्दों पर इनके आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, किन किन मुद्दों पे इनका एडमिशन है,
सिंपली जैसे बादी और प्रवादी एक ही गांव के रहने वाले हैं, उनके निवास के स्थान में कोई आक्षेप नहीं है, तो वो फैक्टिंग इशू नहीं होगा। अब अगला जो नक्शा नजरी उसके द्वारा पेश की जाती है वादी के द्वारा, वो प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है, तो वो फैक्टिंग इशू का, ठीक। इस तरह से फैक्टिंग इशू बनते चले जाते हैं। मान लीजिए जुडिक्शन का क्षेत्राधिकार के संदर्भ में है, वादी ने कहा कि यह मामला हमारे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, ठीक ना, चाहे टेक्निकल हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे स्थानीय क्षेत्राधिकार हो, तो उसमें भी अगर प्रतिवादी ने इनकार किया, स्वीकार किया, तो भी एक इशू बन जाता है। ऐसे इशू बनते जाते हैं, ठीक ना। हाँ, जैसे क्रिमिनल में एक मैं उदाहरण पेश कर रहा हूं, इसमें फैक्टिंग इशू क्या बनेंगे, देखिए क्रिमिनल में चार्ज बनता है। क्या बनता है? चार्ज। जैसे कोई मामला ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, तो क्या बनेगा? सर्वप्रथम मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा, संज्ञान लेने के बाद फिर चार्ज बनाएगा। चार्ज बन गया, और चार्ज के संदर्भ में मुलजिम से प्रश्न करेगा कि आपके खिलाफ ये चार्ज लगा है, आपको क्या कहना है। अगर इनकार करते हैं तो फैक्टिंग इशू यही बन गया, अब एविडेंस की कार्रवाई चालू, ठीक। तो इसमें जो चार्ज बनता है वही फैक्टिंग इशू होता है क्रिमिनल में, ठीक ना। जैसे एक उदाहरण है क्रिमिनल का, इससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। खा, एक है खा की हत्या का अभियुक्त, खा की हत्या का अभियुक्त है, क्या है? खा की हत्या का अभियुक्त है, ठीक। माने का ने खा की हत्या किया है, ये मामला क्या है कि का ने खा की हत्या की है। इसको मैं बोला करें, लेकिन इसको भी आप खत्म कर देंगे, इसको भाई जीवित रखें लिखने, ठीक। तो का के ऊपर आरोप है कि आपने खा की हत्या की। अब इसमें क्या क्या इशू बन सकते हैं? नंबर 1 की का ने खा की हत्या किया है, या खा की मृत्यु हो चुकी है, डिस्प्यूटेड है ना, ये फैक्टिंग इशू ये हो गया, ठीक ना। दूसरा क्या कि का ने खा की हत्या करने का, या कि खा की हत्या करने का आशय था का के पास, आशय था कि नहीं आशय था, मृत्यु कारित करने का आशय था कि नहीं था का खा की हत्या करने का, ठीक। ये भी फैक्टिंग इशू बन सकता है। दूसरा चलिए, या कि का को खा की तरफ से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। जैसे गुस्सा होता नहीं, गाली गलौज के बाद प्रकोपन मिला था, गंभीर
अचानक, ये भी होना चाहिए गंभीर, जो प्रकोपन होना चाहिए वो गंभीर भी होना चाहिए और अचानक होना चाहिए। एकाएक मिला था, ये भी क्या हो जाएगा, फैक्टिन इशू। ठीक, ये भी फैक्टिन इशू हो। और या कि का के द्वारा खा की हत्या करते समय किए गए कार्य की प्रकृति और परिस्थितियों के बारे में का को कोई जानकारी नहीं थी। मतलब वो मस्तिष्क रूप से कहीं विक्षिप्त तो नहीं था, जो पागल तो नहीं था, जो कर रहा उसके बारे में इसका जानकारी नहीं है। ऐसा भी अगर है ये भी एक फैक्टिन इशू बनेगा। चित्त विकृत पागल होने के कारण जो कार्य क्या किया, हत्या किया, उसकी प्रकृति जानने में पूरी तरह से असमर्थ है। ये भी एक फैक्टिन इशू है। ठीक, क्लियर? हाँ, अब सिविल मामले में बता दें आपको कैसे फैक्टिन इशू बनता है। सिविल मामले में फैक्टिन इशू कैसे, जैसे वादी है ये, ठीक, वादी का, और प्रतिवादी क्या है, खा है। ठीक, का ने प्रतिवादी का खा के खिलाफ एक सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया। वाद क्या दायर किया, किन तथ्यों का वाद दायर किया कि खा के पिता ने का के पक्ष में कोई दस्तावेज निष्पादित किया है। खा के पिता ने का के पक्ष में कोई दस्तावेज, चाहे बिल हो, चाहे रजिस्टर्ड बिल हो, वो दस्तावेज हो, रजिस्टर्ड बैनामा हो, जो भी दस्तावेज हो, जैसे कि खा के पिता के द्वारा, ठीक, दस्तावेज का निष्पादन किया गया है। इस आधार पर, इस तथ्य के आधार पर उसकी एजुकेशन के लिए का ने खा के खिलाफ मुकदमा लगा। अब प्रश्न क्या होगा, खा कहता है कि मेरे पिता ने कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया है, और प्रश्नगत दस्तावेज जिस समय निष्पादित होना कहा जाता है उसके पहले ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। जब वो उनके पिताजी जीवित ही नहीं थे तो उन्होंने कैसा दस्तावेज भाई निष्पादित किया, लिख ही नहीं सकते थे, तो मरने के बाद है। तो फैक्ट इशू ये होगा कि क्या खा के पिता ने का के पक्ष में कोई दस्तावेज निष्पादित किया था, फैक्ट इशू ये हो गया। दूसरा, क्या खा के पिता की मृत्यु का के द्वारा जो दस्तावेज कहा जा रहा है निष्पादित होने के पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर यही दो फैक्ट इशू, इसी पर पूरा मुकदमे का आपका निर्णय होगा, चाहे इनके पक्ष में चाहे उनके पक्ष में। अगर ये डिसाइड हो गया कि प्रश्नगत समय में खा के पिता जीवित थे, तो
पूरी संभावना ये हो जाएगी कि इन्होंने कोई दस्तावेज का निष्पादन किया था। अब दूसरा पॉइंट ये होगा, क्या खा के पिता ने निष्पादित किया था दस्तावेज का के पक्ष में? तो उस संदर्भ में जो साक्ष्य आएंगे, जैसे हस्तलेख, हस्ताक्षर, जो दस्तावेज निष्पादित किया गया है उस संदर्भ में, उसमें जो पेश किए गए गवाह उनके द्वारा, तब ये भी सिद्ध हो सकता है कि पिताजी जीवित भी थे खा के, और उन्होंने खा के पक्ष में वैध रूप से दस्तावेज को निष्पादित भी किया था, तभी का मुकदमा ये ठीक है। अगर ये साबित हो गया कि मृत्यु के बाद दस्तावेज का निष्पादन कहा गया है का के द्वारा, ये हार जाएंगे। मान लीजिए ये भी आप निकाल ले गए, ये वो जीवित थे, दूसरे पे आए, तभी होगा इनके हस्ताक्षर और गवाहों के बयानात के आधार पर का के द्वारा दस्तावेज का निष्पादन पाया नहीं गया। मतलब उनके हस्तलेख, उनके हस्ताक्षर, उनके जो भी हो वो टैली नहीं कर रहे हैं, निशानी अंगूठा नहीं टैली कर रहा है, तो वो दस्तावेज खा के पिता के द्वारा निष्पादित नहीं किया गया। ये जीत जाएंगे ऑलरेडी। ये है, ये कहते हैं फैक्ट इन इशू। सिविल और क्रिमिनल दोनों में हमने आपको बता दिया, ठीक। फैक्ट इन इशू। अब मैं आपको फैक्ट इन इशू और अंतर बताना। रिलेवेंट फैक्ट अंतर क्या है ध्यान दीजिए। रिलेवेंट और ठीक, सुसंगत, सुसंगत तथ्य, रिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य, ठीक। अब दोनों में अंतर क्या होता है? सुसंगत तथ्य ऐसे तथ्य होते हैं जिनके आधार पर विवादक तथ्यों के अस्तित्व और अनिश्चितत्व का अनुमान लगाया जाता है। रिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं? जिसके आधार पर ऐसे तथ्य होते हैं जिनके आधार पर विवादक तथ्यों का अस्तित्व होना या अनिश्चितत्व ना होना का अनुमान लगाया जाता है। और फैक्ट इन इशू में क्या होते हैं? विवादक तथ्य वो तथ्य होते हैं जिन पर पक्ष और विपक्ष में विवाद होता है तथा जिनके आधार पर निर्णय किया जाता है। क्या ना समझ लेना, जिनके आधार पर बात का निर्णय होता है वो फैक्ट इन इशू होते हैं। दूसरा, सुसंगत तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व नहीं होता। ओके।